बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात के मशक के ये तफसीली सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 4 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है किसी एक मिसाल के ज़रिए मोमेंट्स के असूल की वजाहत करें। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। मोमेंट्स का असूल, ये नीचे इसकी तारीफ लिखी गई है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको हल करना है या लिखना है, ठीक है। मिसाल थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल थी तो हमने इस मिसाल को आसान थोड़ा सा बना लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपने स्टूडेंट्स मूवमेंट्स के असूल की तारीफ लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। जब कोई शय तवाज़न की हालत में होगी तो किसी नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का मजमूआ इस नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के मजमूए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज है ये घड़ी की सिमत में होता है, यानी कि जो घड़ी की सिमत में मूवमेंट्स होता है ना ऐसे, उसका मजमूआ बराबर होगा इस नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो मूवमेंट्स होता है उससे बोलते हैं। तो इधर वाला मूवमेंट्स इधर वाले मूवमेंट्स के बराबर होगा तो फिर वो शायद तवाज़न की हालत में होगी। यही मूवमेंट्स का असूल है। अब नीचे देखें मिसाल जो हमने करनी है। तो एक मीटर रूल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG के नीचे फाना रखकर इस तरह बैलेंस किया गया है कि रूल उसकी हालत में रहे। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो, ये जो नीचे सपोर्ट होती है ना, इसे हम फाना बोलते हैं, ठीक है। तो फाना के ऊपर मीटर रूल को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका पॉइंट है ना उस पर रखकर इसको पहले हमने बैलेंस किया है, ठीक है। तो पहले हमने जो वज़न है या वेट है वो हमने नहीं बांधे अभी, ठीक है। तो सिर्फ बैलेंस ही की है। एक बार W1 मीटर रूल के एक तरफ सेंटर से L1 के फासले पर लटकाया गया है। नीचे आप क्लियरली देख सकते हो, ये हमारे पास एक वज़न है W1 और ये सेंटर से L1 के फासले पर बांधा गया है। देखें ये सेंटर है, हाँ ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस नुक्ते से L1 फासले पर एक वज़न W1 जो है वो आपने बांध देना है, ठीक है, लटका देना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, एक दूसरा बार W2 दूसरी तरफ L2 फासले पर ऐसे लटकाया कि रूल दोबारा बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ एक जो वज़न है W2 हमने लटकाया है और वो सेंटर से L2 फासले पर हमने लटकाया है और ऐसे इसको लटकाया है कि अब ये बैलेंस रहा है, यानी कि ये यहाँ पर खड़ा है। तो ओके जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको लटका दिया। आप नीचे देखें तो वज़न W1 मीटर रूल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। देखें ये जो W1 है स्टूडेंट्स, इसको गौर करना है। अगर ये हमने यहाँ पर लटकाया है तो नीचे ये लेकर आने की कोशिश कर रहा है इसको ऐसे। तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये ऐसे की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये कि जो W1 है ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है W1 जो है, जबकि W2 इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। W2 देखें इधर लटकाया हुआ है ना, तो ये इधर नीचे खींचेगा तो वो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इस मीटर रूल को, W2 जो है। W1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और W2 जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ओजान के मूवमेंट्स की कीमतें कितनी हैं? जो मूवमेंट्स होती है ना वो हम मूवमेंट आर्म और फोर्स या वजन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वजन है W1 है, मूवमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये L1 है। तो W1 ज़रब L1 ये W1 का मोमेंट्स है, ठीक है। और W2 ज़रब L2 जो है वो W2 का मोमेंट है जो W2 पैदा कर रहा है, ठीक है। इसका वजन W2 है, इसका जो मोमेंट आर्म है या फासला है सेंटर से वो L2 है। तो W2 ज़रब L2 वो इस वजन का मोमेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, जब मीटर रूल बैलेंस होगा, तो जब ये बैलेंस है, जैसे यहाँ पर हमने इसको बैलेंस किया हुआ है ना, हाँ ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, यही मोमेंट्स का असूल है जो ऊपर हमने पढ़ा है कि कुल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर होगा कुल क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। यही हमने ऊपर देखा कि अगर वो मुतवाज़न हालत में होगा, बैलेंस होगा, तो उस वक्त जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है उतना ही क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर आप ऊपर तारीफ देख लो जो मैंने यहाँ पर शेड भी की हुई है कि जब कोई शायद तवाज़न की हालत में होगी तो किसी नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का मजमूआ इस नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के मजमूए के बराबर होगा। तो क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। हाँ, तो पहले बस हमने इधर एंटी क्लॉकवाइज पहले कर लिया और क्लॉकवाइज बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज वाला नीचे वाला है ना, देखें अगर आप देखो ना एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा होगा, वो ये वाला है, क्योंकि ये इसको नीचे लेकर आ रहा है। तो इस तरह से ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में घुमाएगा W1 इसको या कोशिश करेगा। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला है W1 ज़रब L1 और क्लॉकवाइज वाला W2 ज़रब L2 ये इधर लेकर आएगा तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज वाला W2 ज़रब L2 है, W1 ज़रब L1 एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों बराबर होंगे और ये मोमेंट्स का असूल कहलाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मिसाल भी दे दी, हमने तस्वीर भी बना दी। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपने कर लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको समझना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जस्ट आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपको पता है ना घड़ी की सिमत में होता है, जैसे इधर घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है।
हाँ, तो ये इधर ऐसे घुमाएगा इसको, तो ये क्लॉकवाइज वाला है W2 और L2 वाला, और जो W1 L1 वाला है वो इधर घुमाएगा, सो वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी कि ऐसे ऐसे वो घुमाएगा, ये घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बयान करें कि किसी बेकायदा शक्ल के तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमली तौर पर आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर पीछे से भी मैं आपको बताता हूँ। सो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। ठीक है, इसमें ये दोनों शक्लें भी हमें बनानी होंगी और जस्ट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करना है और ये दोनों शक्लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है। सो हमारा मकसद जो है वो बेकायदा शक्ल के तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो किसी बेकायदा शक्ल वाले हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे मुख्तलिफ नुकात से आज़ादाना लटका कर मालूम किया जा सकता है, यानी कि मुख्तलिफ सुराख किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सुराख हुआ है और यहाँ पर कील से इसको दीवार से लटका देना है, आज़ादाना तौर पर लटकाना है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा एक जो सुराख है वो हम दूसरी जगह पर कर लेंगे, फिर लटकाएंगे। ठीक है, तो चले हैं लटका कर, सुराख करके लटका कर हम तख्ते को उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं और वो बेकायदा शक्ल है। हर दफ़ा जब शय को लटकाया जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाने के लिए नुक्ते से नीचे की तरफ प्लम लाइन के जरिए खींची गई अमूदी लाइन में वाक़या होगा। सो जब भी हम इसको लटकाते हैं, जैसे ये हमने लटकाया ना इसको, और प्लम लाइन ना एक वो ऐसे मिस्त्रियों के पास होता है, वो आपने देखा होगा जिसको ऐसे लटकाते हैं ना, हाँ हाँ, तो ज़मीन की वो अमूदी जो सिमत होती है ना वो मालूम करने के लिए उसको लटकाया जाएगा। तो यहाँ पर वो बांध कर धागे से लटकाएंगे और उस धागे के साथ साथ ऐसे हम लाइन लगा लेंगे, जैसे ये देखें लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो ये प्लम लाइन के ज़रिए लगाई है लाइन, और ये यहाँ कील के ज़रिए दीवार के साथ या किसी जगह पर हमने आज़ादाना तौर पर इसको लटकाया हुआ है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब हमें नहीं पता कि वो यहाँ है कहाँ है। सो वो नुक्ता ढूंढने के लिए क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। तो उसमें दूसरी शक्ल है ये। तो इस तरह दो लाइनें जहां एक दूसरे को कता करें वही नुक्ता इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सही मुकाम होगा। तो एक दफ़ा तो सुराख हमने वहां करके उसको लटका कर लाइन लगा ली थी, अब दूसरी दफ़ा हमने कहीं और पर जो है वो सुराख करना है और फिर लटकाना है। जैसे यहाँ पर देखें, इस दफ़ा हमने यहाँ सुराख करके इसको दीवार के साथ कील में आज़ादाना तौर पर लटकाया है, फिर प्लम लाइन के ज़रिए ये वाली लाइन हमें मिल गई है। तो दो लाइनें जहां पर मिल रही हैं, दोनों लाइनें जहां पर कता कर रही हैं वो ये नुक्ता है और यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कता करेंगी। ठीक है, कता करने का मतलब काटना या छूना होता है। ठीक है, तो ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सही मुकाम है। देखें बिल्कुल दरमियान में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको सपोर्ट देकर ऐसे नीचे से खड़ा करेंगे तो ये हमारी एक फिंगर पर भी खड़ा हो जाएगा। ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। सो जस्ट स्टूडेंट्स इतना ही है, इस तरह से बेकायदा शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मालूम कर सकते हैं। ये दोनों शक्लें इसकी आप बनाइएगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझिएगा भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है तवाज़ुन की दो शराइत बयान करें और उनकी वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स तवाज़ुन की दो शराइत हैं, तो चलें वो देखते हैं पहले बुक से। तो ये स्टूडेंट्स आपके बुक के पेज नंबर 88 पर है। ठीक है, तवाज़ुन की शराइत, तो तवाज़ुन की दो शराइत हैं। ये तवाज़ुन की पहली शर्त है। ठीक है, तो पहली शर्त जो है वो यहाँ तक आएगी और दूसरी शर्त जो है वो अगले पेज पर है, और ये तवाज़ुन की दूसरी शर्त है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये जो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तक ये दूसरी शर्त है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो तवाज़ुन की दो शराइत हैं। तवाज़ुन की पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त का ताल्लुक इंतकाली तवाज़ुन से होता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जिस्म इंतकाली तवाज़ुन में होगा तो a बराबर 0, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन का दूसरा कानून तो आपको पता है F बराबर ma होता है, और अगर एक ही जगह हम 0 पुट कर दें तो m 0 बार 0 हो जाएगा, तो फोर्स की कीमत 0 आ जाएगी। इसलिए मजमूई फोर्स F 0 होनी चाहिए, यानी सिग्मा F इज इक्वल टू 0। ये जो सिग्मा है ये मजमूए को जाहिर करता है, यानी कि तमाम फोर्सेस का जो मजमूआ है वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन a 0 है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है ना। इसमें आप a 0 पुट कर दोगे तो फोर्स भी 0 आ जाएगी, m 0 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखनी है, सिग्मा F इज इक्वल टू 0, यही तवाज़ुन की पहली शर्त है। तो ये तवाज़ुन की पहली शर्त की हिसाबी सूरत है जो यूं बयान की जाएगी। अब हिसाबी सूरत चले आपने लिख ली, अब इसकी तारीफ जो है ये जो मैंने शेड किया हुआ है ना एरिया, इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये शॉर्ट के लिए आपने याद रखनी है, कोई जिस्म सिर्फ उसी सूरत में इंतकाली तवाज़ुन में होगा अगर उस पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फोर्सेस की हासिल फोर्स 0 होगी। ठीक है, तो जो इंतकाली तवाज़ुन की शर्त है वो पहली शर्त होती है, तो उसी सूरत में ही इंतकाली तवाज़ुन होगा अगर उस पर अमल करने वाली देखें तमाम बैरूनी फोर्सेस का मजमूआ या हासिल फोर्स का मतलब मजमूआ ही होता है, वो 0 के बराबर होगी। सो वही हिसाबी सूरत है और ये उसकी वही तारीफ आपने कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है।
अच्छा, फर्दर हमने देखना है अगर बहुत सी एक ही प्लेन में फोर्सेज हैं, जैसे F1 F2 F3 डॉट डॉट डॉट, जिनकी हासिल फोर्स F है और वो किसी जिस्म पर अमल कर रही हों, तो उनको अपने अमूदी अज्जा में तकसीम किया जा सकता है। आपको पता है अमूदी अज्जा दो होते हैं, एक X और Y। तब तवाज़ुन की पहली शर्त यूँ लिखी जाएगी। अब तवाज़ुन की पहली शर्त क्या है, हमारे पास वो सारी फोर्सेस हैं, तो इसके पहले x लिख लेते हैं, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे x अज्जा का मजमुआ या x एक्सिस के कंपोनेंट्स का मजमुआ भी सिफर के बराबर होना चाहिए, यानी सिग्मा Fx बराबर 0। इसी तरह से y का आपने लिख लेना है, तो y का भी उसी तरह से लिखेंगे, बस y लिख देंगे यहाँ F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई फोर्स का हासिल फोर्स, अगर किसी फोर्सेस के हासिल फोर्स जो हैं वो सिफर है, तो उसका मतलब है कि उसके सारे एक्स अज्जा भी मजमुआ उनका सिफर होना चाहिए और वाई अज्जा का मजमुआ भी सिफर होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा तवाज़ुन की जो पहली शर्त है वो यूँ भी बयान की जा सकती है। तो ये फर्दर तवाज़ुन की जो पहली शर्त है, जो इंतकाली तवाज़ुन की हमने ऊपर देखा, तो उसकी ये तारीफ भी आप कर सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ तमाम फोर्सेस के अज्जा या कंपोनेंट्स का मजमुआ सिफर हो। एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के साथ भी तमाम फोर्सेस के अज्जा का मजमुआ सिफर हो। वही हमने ऊपर देखा, एक्स एक्सिस के साथ भी सारे अज्जा, वाई एक्सिस के साथ भी सारे अज्जा का जो मजमुआ है वो सिफर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी शर्त की तरफ। सो तवाज़ुन की दूसरी शर्त का ताल्लुक गुमाने के तवाज़ुन से है, ये घुमाने से है। ठीक है, जिसका मतलब है कि कोई जिस्म फोर्सेस के लगने पर ना घूमे। एक ठोस जिस्म की मिसाल लें, यानी कि फोर्सेस के लगने पर उसको घूमना नहीं चाहिए। तो दूसरी शर्त जो है वो घुमाने के तवाज़ुन से है, यानी कि उसको घूमना नहीं चाहिए। दो बराबर कीमतों की फोर्सेस F1 और F2 इस पर अमल कर रही हैं। एक ठोस जिस्म की मिसाल हमने लेनी है। अब इसकी दो सूरतें हैं। ए सूरत है ये वाली, देखें ये ए सूरत है और ये बी सूरत है। ए सूरत में दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में अमल कर रही हैं। देखें ये फोर्स इधर जा रही है, इसकी सेध में ही अगर आप ये लाइन आगे एक्सटेंड करोगे, दूसरी फोर्स F2 इधर अमल कर रही है। तो ये दोनों फोर्सेस मुखालिफ हैं और बराबर हैं और एक ही लाइन में अमल कर रही हैं। तो ए सूरत में ये मिसाल है। अब बी सूरत में क्या है वो देखते हैं। बी सूरत में दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर रही हैं। यहां पर अगर आप देखो बी सूरत है ये, इसमें जो F1 फोर्स है ना वो यहां पर है। अगर इसकी लाइन आप एक्सटेंड करोगे तो ये, तो इधर तो F2 नहीं है, F2 तो देखें ऊपर है, तो इसकी लाइन ये वाली है और इसकी लाइन ये वाली है। तो दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि F1 और F2 की कीमतें बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों सूरतों में हासिल फोर्स सिफर है। इसमें भी हासिल फोर्स सिफर है क्योंकि दोनों बराबर हैं और मुखालिफ सिमत में हैं। ये भी मुखालिफ सिमत में है, ये भी देखें मुखालिफ सिमत में ही है, ये इधर है ये इधर है, मुखालिफ ही है। तो दोनों सूरतों में जो हासिल फोर्स है या फोर्सेस का मजमुआ है वो तो सिफर ही है। लेकिन इस तरह तवाज़ुन की पहली शर्त तो पूरी हो रही है दोनों सूरतों में, क्योंकि दोनों सूरतों में F1 और F2 जो हैं वो मुखालिफ हैं और बराबर भी हैं, तो इस वजह से हासिल फोर्स सिफर है। लेकिन बी सूरत में फोर्सेस एक कपल बना रही हैं जो टॉर्क लगाकर जिस्म को नुक्ता ओ के गिर्द घुमा सकता है। अब बी सूरत पर आए, जो कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फोर्सेस का मजमुआ या हासिल फोर्स तो बेशक सिफर है, ये फोर्स इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास बॉडी है या जिस्म है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ऐसे घूमेगा। देखें ना, इधर से खींचे और इधर से खींचे तो ऐसे ये घूमेगा, तो घूमने पर मजबूर हो जाएगा। और पहली शर्त भी पूरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, तो ये घुमा सकता है। इसलिए किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन में होने के लिए एक दूसरी शर्त भी दरकार है, यानी जिस्म पर कोई टॉर्क अमल नहीं करना चाहिए, यानी कि जिस्म घूमना नहीं चाहिए। जैसे इसमें टॉर्क अमल कर सकता है लेकिन ये नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि पहली शर्त ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि पहली शर्त तो दोनों में पूरी हो रही है। इसमें चलें ठीक है, पहली शर्त पूरी हो रही है और वाकई जिस्म तवाज़ुन में रहता है, लेकिन इसमें पहली शर्त पूरी हो रही है कि फोर्सेस का मजमुआ सिफर के बराबर है, लेकिन जिस्म तवाज़ुन में नहीं है, जिस्म घूमेगा इसमें। तो दूसरी शर्त भी होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि उसको घूमना नहीं चाहिए, यानी टॉर्क का मजमुआ सिफर हो। ठीक है, तो जब टॉर्क का मजमुआ सिफर होगा तो जिस्म घूमेगा नहीं। ठीक है, यानी जिस्म पर कोई टॉर्क अमल नहीं करना चाहिए, यह तवाज़ुन की दूसरी शर्त है, जिसे यूं बयान किया जाता है, यानी कि टॉर्क नहीं होना चाहिए, टॉर्क का मजमुआ सिफर होना चाहिए, उसको घूमना नहीं चाहिए। अब ये देखें, ये इसकी तारीफ आपने स्टूडेंट्स करनी है। किसी जिस्म पर किसी नुक्ते के गिर्द अमल करने वाले तमाम टॉर्क्स का मजमुआ, वेक्टर मजमुआ सिफर होना चाहिए। तो किसी जिस्म पर किसी नुक्ते के गिर्द अमल करने वाले तमाम जितनी भी टॉर्क्स होती हैं उनका मजमुआ, वेक्टर मजमुआ सिफर होना चाहिए, यानी कि हिसाबी तौर पर टॉर्क को हम टाउ से जाहिर करते हैं। ये टाउ है सिग्मा टाउ, यानी कि टॉर्क्स का मजमुआ बराबर है 0 के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने इसकी हिसाबी शक्ल याद रख लेनी है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हमारे पास ये दूसरी शर्त है, तो इसको आपने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये शक्लें अच्छी तरह से बना लीजिएगा, समझाने के लिए मिसालें लाजमी आपने करनी होती हैं। ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, किसी शय की क़याम पज़ीरी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अपने जवाब की हमायत में चंद मिसालें भी पेश करनी है हमने। तो चलें पहले बुक से देख लें। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 92 पर है, ठीक है। ऊपर आएँ तो ये देखें, क़याम पज़ीरी में बेहतरी। तो इस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ से भी मिसालें कुछ हैं, ये बस वगैरह की मिसालें हैं, वो भी हम दे लेंगे इसमें, ठीक है। और अगले पेज से भी हम कुछ मिसालें ले सकते हैं, और इस अगले पेज से भी हम मिसालें ले लेंगे, ठीक है। तो हमने रेसिंग कार की एक मिसाल ले लेनी है, ठीक है। इसको मतवाज़न बनाने के लिए क्या किया जाता है, और इन खिलौनों को मतवाज़न बनाने के लिए क्या किया जाता है। सो ये हम मिसालें दे देंगे, ठीक है। तो चलें देखते हैं। अच्छा, अब इसको ना अच्छी तरह से समझिएगा, ये समझने वाला सवाल है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा है कि एक नीची बाजूदार कुर्सी एक ऊंची कुर्सी के मुकाबले में ज़्यादा क़याम पज़ीर होती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होता है। अब देखिए, एक कुर्सी ऊंची है और एक कुर्सी नीची है, तो कौन से गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऊंची चीज़ के गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो कम क़याम पज़ीर की हालत में होती है। और जो निचली बैठी हुई कुर्सी होती है, मतलब जिसका कद छोटा होता है ना, हाँ, वो आसानी से नहीं गिरती, ठीक है। ये हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का हमारा मुशाहिदा है कि जो बहुत बुलंद या ऊंची चीज़ होती है वो जल्दी गिर जाती है, और जो नीची चीज़ होती है वो इतनी आसानी से नहीं गिरती। और जो निचली कुर्सी होती है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होता है, यानी कि वो नीचे है, इस वजह से वो ज़्यादा क़याम पज़ीर है। अब उसी को देखिए, क़याम पज़ीरी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बहुत अहम होती है। तो क़याम पज़ीरी के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी पोजीशन, कि वो बुलंद है या नीचे है, वो बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। अगर भारी औज़ान बस के फ़र्श पर रखे गए हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होगा। अब अगर ये थोड़ा सा एक तरफ को झुकती है तो एक टॉर्क उसको अपनी असली हालत में वापस ले आएगा। अब देखिए ना, एक बस है, वो नीचे से बड़ी भारी है, जो भी हमने वजन रखा हुआ है वो उसके फर्श पर रखा हुआ है, वो बस की छत पर नहीं रखा हुआ बल्कि नीचे रखा हुआ है। तो वो बस आसानी से उल्टेगी नहीं, आसानी से वो कल्टी नहीं खाएगी, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी अगर वो ऐसे होगी ना, तो वो टॉर्क उसको वापस पीछे ले आएगा अपनी ओरिजिनल शक्ल में, और यानी कि उसके टायरों पर, तो इस तरह से वो वापस आ जाएगी। तो इस सूरत में बस क़याम पज़ीर तवाज़न में है, क्योंकि जो हमने वजन रखा हुआ है बस के फर्श पर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है उसका। अगर इस बस की छत पर स्टील की शीटें लदी हुई हों तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। अब देखें, छत पर आपने बड़ी बड़ी स्टील की शीटें मतलब उस रख दी आपने, ठीक है। बड़ी बड़ी वजन जो ज़्यादा है वो छत पर चला गया, तो फिर क्या हुआ? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, तो ज़्यादा जो मास है वो ऊपर होगा ना, क्योंकि हमने छत पर वजन जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा। तो अब ये गैर क़याम पज़ीर तवाज़न में है, अगर इसे थोड़ा सा भी झुकाया जाएगा तो एक कपल इसको उल्टा देगा। और बस का जो छत है वो भरा हुआ है, वज़न बहुत ज़्यादा है, और बस ऐसे चल रही है, थोड़ी सी ऐसे होगी, तो कपल जो चूँकि वज़न छत की तरफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसकी तरफ झुकेगा, बाहर की तरफ ना, हाँ, तो कपल की वजह से बस उल्ट जाएगी, ठीक है। तो ये मिसाल समझ आई है ना, कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से भारी कर देंगे तो वो आसानी से उल्टेगी नहीं, अगर ऊपर से भारी कर देंगे तो आसानी से उल्ट जाएगी, कम क़याम पज़ीर होगी, ठीक है। यही सूरत हाल बहरी जहाज़ों और कश्तियों की होगी। तो इसी वजह से बहरी जहाज़ों और कश्तियों को नीचे से भारी रखा जाता है, ऊपर से भारी नहीं बनाया जाता, ठीक है। जो भी सामान वगैरह होता है वो उसके नीचे रखा जाता है, कश्तियों और बहरी जहाज़ों के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हम किसी शय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करके या उसकी बुनियाद को चौड़ा करके इसकी क़याम पज़ीरी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो जवाब है ना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है कि हम किसी शय की क़याम पज़ीरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स ये है कि हम किसी शय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करके, जितना मुमकिन हो सके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, सामान नीचे रखा जाए ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, या फिर उसकी बुनियाद को चौड़ा करके इसकी क़याम पज़ीरी को बेहतर बना सकते हैं। बुनियाद का मतलब क्या है? नीचे जो उसका ज़मीन के साथ एरिया टच हो रहा होता है उसको हम चौड़ा कर देते हैं। तो अगर हम चौड़ा कर देंगे तो फिर भी वो आसानी से मतलब उल्टेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें, रेसिंग कार की क़याम पज़ीरी को बढ़ाने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास नीचे रखा जाता है, और इसकी बुनियाद का रकबा बढ़ाने के लिए इसके टायर असल बॉडी से बाहर लगाए जाते हैं। तो ये मिसालें वगैरह हम दे रहे हैं इसकी, ठीक है। तो रेसिंग कार अगर मैं आपको तस्वीर से बता दूं स्टूडेंट्स तो अच्छा होगा। अब ये देखें, ये रेसिंग कार है, तो देखिए ना कितने इसका जो मास है ना वो नीचे से रखा गया है ज़मीन के साथ, ये देखिए कितनी चिपकी हुई है, इसको बुलंद करके नहीं बनाया गया। तो इसका मास जो है वो नीचे रखा गया है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से रहे, हाँ, और ये आसानी से उल्टेगी नहीं। और इसके अगर आप ये देखो ना, ये टायर हैं, तो ये इसकी बॉडी से बाहर ऐसे निकाल कर लगाए गए हैं, क्यों? ताकि इसकी जो बुनियाद है वो चौड़ी हो, ठीक है ना। नीचे से ये चौड़ी है तो फिर भी ये इसकी ज़्यादा क़याम पज़ीरी होगी और आसानी से उल्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी तेज़ी से मोड़ काटते हैं, इतनी स्पीड से ये चलती हैं, लेकिन फिर भी ये आसानी से
ऐसे उल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये दो असूल आपने याद रखने हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा रख के और बुनियाद को चौड़ा बनाकर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग खिलौने भी इसी असूल पर बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको बैलेंसिंग खिलौने भी बता दूं तो ये ऊपर आपकी बुक में 3। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, देखें जी, नीचे ये क्यों लगाया गया है मास, ताकि नीचे इसके ना ये लोहे की गोली लगा दी गई है ताकि मास नीचे आए ज़्यादा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा तो ये आसानी से गिरेगा नहीं। इसी तरह ये देखें, ये मासेज नीचे लटकाए गए हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से नीचे रहे और ये आसानी से ऊपर खड़ा रहेगा, ठीक है, ये उल्टेगा नहीं। इसी तरह से ये जो तोता सा आपको नज़र आ रही है ऊपर से बिल्कुल खोखला होगा, ठीक है। नीचे जो इसकी दुम है वो काफ़ी वजनी बनाई गई है ताकि ये आसानी से आगे की तरफ उल्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये इस पर बैठा रहेगा आसानी से। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा रख के और बुनियाद को चौड़ा करके हम क़याम पजीरी को बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।